टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा बताया था, अर्थात कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर बताए थे, जिसमें लगभग 10 कमेंट पूरे हुए थे या 10 कैरेक्टर कंप्लीट हो गए थे। एक दो कैरेक्टर उसमें बचा हुआ था, वो आज अपन शुरू करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें जनन जो होता है वो लैंगिक होता है, अतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो रिप्रोडक्शन की नेचर है वो केवल कैसी होती है, सेक्सुअल होती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिए, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें हम बता रहे होते हैं कि इन जंतुओं में या इन प्राणियों में, इनमें कॉर्डेट में, इन प्राणियों में भ्रूणीय अवस्था के दौरान, भ्रूणीय अवस्था के दौरान पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, जो कुछ वयस्क प्राणियों में डिसअपीयर हो जाती है या लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसको कह रहे होते हैं पश्चगोदीय पुच्छ, अर्थात जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनमें भ्रूणीय अवस्था के दौरान या भ्रूणीय स्टेज के दौरान क्या पाया जाता है, पश्चगोदा पुच्छ पाई जाती है, जो वयस्क होने पर कुछ प्राणियों में क्या होती है, लुप्त हो जाती है, अर्थात वो टेल नहीं होती। अधिकांश आपने देखा होगा वयस्क में भी क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लास्ट, जिसमें हम कह सकते हैं भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, परिवर्धन प्रत्यक्ष डायरेक्ट तथा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकार का पाया जाता है, प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं उन प्रोटोकॉर्डेट में एक सबफाइलम होता है जिसे हम कह रहे होते हैं यूरोकॉर्डेटा, या उसका दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। उस यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में तो ये लार्वल स्टेज पाई जाती है, बाकी जो कॉर्डेट होते हैं या यूकॉर्डेट होते हैं उनमें लार्वल अवस्था नहीं पाई जा रही होती। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे होते हैं भ्रूणीय परिवर्तन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन से कैरेक्टर थे, सारे के सारे जनरल कैरेक्टर थे, जबकि उससे पहले मैंने 3 जो कैरेक्टर बताए थे वो कैसे थे, प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर थे, जिसमें नॉटोकॉर्ड का पाया जाना, नलिकाकार नर्व कॉर्ड का पाया जाना, और जीवन की किसी अवस्था में इन एनी स्टेज ऑफ द लाइफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, जो ग्रसनीय क्लोक दरारें होती हैं वो पाई जाती हैं, जो प्रोटोकॉर्डेट्स या लोअर एक्विटिक कॉर्डेट्स में आफ्टर गेटिंग द मैचुरेशन डिसअपीयर हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। लेकिन कुछ में जो विकसित होते हैं, हायर कॉर्डेट होते हैं, उनमें डिसअपीयर हो जाती हैं। लेकिन जो लोअर एक्विटिक क्या नाम है कॉर्डेट होते हैं उनमें ये
थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है। जैसे मछली है, मछली की भ्रूणी अवस्था में भी गिल्स होती है और मछली जब एडल्ट होती है तब भी क्या पाया जाता है उनमें, गिल्स। जबकि हमारी भ्रूणी अवस्था में क्या होती है, गिल्स, और जब हम मेच्योर होते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती हैं। अर्थात रेस्पायरेशन के लिए हमारे अंदर जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो निम्न जलीय कॉर्डेट होते हैं जिनमें हम मछलियों को ले सकते हैं, उनमें ये भ्रूणी अवस्था में भी मिलेंगी और कौन सी अवस्था में मिल रही होती है, वयस्क अवस्था में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात आज हम लेते हैं कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन का बेसिस। कॉर्डेट को हम किस बेसिस के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। कॉर्डेट का मतलब क्या होगा, पृष्ठवंशी प्राणी जिनमें हड्डियों से बना हुआ ढांचा पाया जाता है, वो सभी क्या होते हैं, कॉर्डेट। लेकिन कॉर्डेट को भी हम क्लासिफाइड करते हैं कुछ आधार के आधार पर, अर्थात उसको कह रहे होते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉर्डेट होते हैं जिनकी भ्रूणी अवस्था में तो कॉर्डेट कैरेक्टर हैं, लेकिन एडल्ट में हमें कॉर्डेट कैरेक्टर नजर नहीं आते, अर्थात नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको कहा जा रहा होता है वर्गीकरण का आधार। क्या बोलेंगे, वर्गीकरण का आधार, ठीक है। अब देखिए हम जब कॉर्डेट का वर्गीकरण कर रहे होते हैं तो कुछ आधार लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं निम्न बिंदुओं को आधार मानकर कॉर्डेट को क्लासिफाइड किया जाता है या पृष्ठ वंशियों को वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। इसमें हम पहला जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं कपाल। किसको आधार मानते हैं क्लासिफिकेशन का, कपाल को, क्रैनियम को, और इस क्रैनियम को आधार मानते हुए हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अर्थात किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे होते हैं, कपाल के आधार पर। अर्थात हम लिख सकते हैं कपाल की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कॉर्डेट को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। किस आधार पर बांटा है, कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेनियम, ठीक है। अब देखिए जिनमें क्रेनियम पाया जाता है
उनको कह रहे होते हैं क्रैनिएटा, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको कह रहे होते हैं एक्रैनिएटा। एक्रैनिएटा। और दूसरा होता है क्रैनिएटा। इनमें शेल एवं कपाल अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित ठीक है। इसके बाद क्रैनिएटा में क्या बताओगे? इनमें स्पष्ट सिर एवं कपाल पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक है ना। अर्थात हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन का पहला जो बिंदु लिया है वो क्या लिया? कपाल। कपाल के आधार पर जिनमें कपाल है उनको हम क्या कह रहे होते हैं? क्रैनिएटा समूह में रखते हैं, और जिनमें कपाल नहीं है उनको किस में रख देते हैं? एक्रैनिएटा समूह में। अर्थात कपाल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आपने कॉर्डेट को दो भागों में बांट दिया, एक्रैनिएटा और क्रैनिएटा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट होता है जबड़े एवं जोड़ीदार उपांग। जॉर्ज एंड पेयर्ड एपेंडेजेज, इनके आधार पर आप क्या करोगे? अब यहां पर देखिए कहा जाता है इनके आधार पर क्रैनिएटा को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर बांट रहे हैं? जबड़े और जोड़ीदार उपांगों की आधार पर, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट आएंगे, तो एक पार्ट तो क्या होगा इसमें? एक पार्ट होता है इसमें एग्नेथा, और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा। गिनेथो स्टोमेटा, ठीक है। अब देखिए ये गिनेथोस्टोमेटा और एक क्या बता दिया? एग्नेथा। यहां पर देखिए जो नेथा शब्द होता है, नेथा का अर्थ होता है जबड़े। अर्थात तो जो नेथोज होती है इसमें जी साइलेंट रहता है, और इनको हम क्या कह रहे होते हैं? जॉर्ज या जबड़े कह रहे होते हैं। इस आधार पर दो समूह बना दिए जाते हैं। एक समूह तो कौन सा होता है? जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, और दूसरा कौन सा होता है? जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना।
अर्थात एग्नेथा में क्या बताओगे? इनमें जबड़े एवं जोड़ीदार उपांग अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते। अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते। ठीक है, और इनमें क्या बता दोगे? इनमें जबड़े एवं जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। उपांग पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अर्थात पहला पॉइंट हमने कपाल लिया था, जिस आधार पर दो समूह बना दिए कॉर्डेट के, एक रेनिएटा और क्रेनिएटा। दूसरा हमने क्या लिया है? जबड़े और जोड़ीदार उपांग। इस आधार पर भी दो समूह बना दिए, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आता है, जिसमें हम ले रहे होते हैं उपांगों की संरचना या उपांगों के प्रकार। उपांगों के प्रकार, इसको कहा जाता है टाइप्स ऑफ अपेंडेजेज। इस आधार पर गिनेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, किस आधार पर? नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े और जोड़ीदार उपांग हैं। इसमें भी देखिए पहला पार्ट, जिसमें हम कौन सा समूह लेते हैं? फिशीज, जिसमें सभी मछलियां आती हैं। और दूसरा लेते हैं चतुष्पादी टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा मीन्स पैर, लेग्स। ठीक है, फिशीज में क्या बताएंगे? इनमें उपांगों के रूप में पख, जिनको फिन्स कहा जाता है, जिनसे ये मछलियां तैरती हैं, पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि टेट्रापोडा में क्या बताओगे? इनमें दो जोड़ी अंगुली युक्त या अंगुलियों युक्त पाद मीन्स पैर, लिम्स पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है ना। मछलियों में जो उपांग हैं वो तो क्या होंगे? फिन्स या पख, जिनसे वो स्विम करती हैं, तैरती हैं पानी के अंदर। और इसी तरह से जो टेट्रापोडा होते हैं, टेट्रा का मतलब होता है फोर, लेग्स मीन्स पैर या पाद, जिनमें फिंगर्स लगी होती हैं, अर्थात इनमें दो जोड़ी अंगुली युक्त पाद पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 हो गए।
अब देखिए नंबर 4 कौन सा पॉइंट आएगा क्लासिफिकेशन का आधार का, जिसे हम कह रहे होते हैं बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां। बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, इनको अंग्रेजी में कह रहे होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मीन्स भ्रूणीय अवस्था के दौरान झिल्लियां बनेगी तो वो किस में आ जाते हैं, इस आधार पर इनको बताया गया है। अर्थात इस आधार पर टेट्रापोडा को दो समूह में या दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। किस आधार पर? बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, जिसमें एक आधार जो होता है उसको हम कह रहे होते हैं एन एमनियोटा। एन एमनियोटा। और दूसरा जो होता है उसको कह रहे होते हैं एमनियोटा। एमनियोटा। ठीक है ना? कितने यहां पर भाग बना दिए? दो। एन एमनियोटा में क्या होगा? इनमें भ्रूणीय विकास, या आप कह सकते हो अवस्था के दौरान एमनियोन भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती। भ्रूणीय झिल्ली नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कह दिया? एन एमनियोटा। अर्थात इनमें एमनियन मेम्ब्रेन नहीं होती। और इनमें क्या बताओगे? इनमें भ्रूणीय विकास या अवस्था के दौरान एमनियन भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं। एमनियन भ्रूणीय झिल्ली पाई जाती है। पाई जाती है, इसलिए किस में रख दिया इनको? एमनियोटा में। ठीक है। तो चौथा जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का आधार है वो क्या है? बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां। अर्थात कितने पॉइंट हो गए? कपाल, जिनमें पाया जाएगा उनको क्रैनिएटा, जिनमें नहीं होगा उनको एक्रेनिएटा। जबड़े एवं जोड़ीदार उपांग, क्रैनिएटा को बांटा जा रहा होता है इसके आधार पर। जिनमें नहीं जबड़े और अपांग होते हैं वो एग्नेथा, जिनमें होते हैं उनको ग्नैथोस्टोमेटा। उसके बाद उपांगों के प्रकार, इसमें ग्नैथोस्टोमेटा में पिसीस, इसमें उपांगों के रूप में क्या होता है? फिन्स होते हैं। जबकि टेट्रापोडा में दो जोड़ी अंगुलियों युक्त उपांग या पाद पाए जाते हैं। बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों में, जिनमें एन एमनियोटा, इसका मतलब है इसमें भ्रूणीय झिल्ली नहीं बनती। और एमनियोटा का मतलब होता है जिनमें भ्रूणीय झिल्ली एमनियोन बनती है या पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो नंबर 5 आएगा, ये नंबर 5 आ रहा है क्या?
ये जो नंबर 5 आएगा, ये नंबर 5 को हम लिख रहे होते हैं त्वचा की संरचना। त्वचा की संरचना, इसका मतलब ये होता है जो स्किन है या इंटेगुमेंट है उसकी संरचना क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आधार पर टेट्रापोडा को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसमें देखिए एक पार्ट आता है फर्स्ट, इसको हम कह रहे होते हैं ओवेचर। दूसरा आता है, इसको कह रहे होते हैं सरीसृप। और तीसरा आता है, इसको कह रहे होते हैं पक्षी। वर्ग कह दो चाहे। और जो चौथा होता है इसको कह रहे होते हैं स्तनी। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। किस आधार पर? त्वचा के आधार पर। तो ओवेचर में जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? इनमें त्वचा नम, पतली, चिकनी, कोमा ग्रंथि, एवं संवहनी होती है। जो श्वसन में सहायता करती है। जो श्वसन में सहायक होती है। इसको यदि आप चाहें एग्जाम्पल के रूप में तो बता सकते हैं, जैसे मेढक होता है। कौन होता है? मेढक। ठीक है ना। इसके बाद में सरीसृप, इनकी त्वचा ड्राई, शुष्क एवं खुरदरी। खुरदरी का मतलब होता है रप्चर। कैसी होती है? खुरदरी होती है। ठीक है। जिस पर सल्क पाए जाते हैं बाह्य कंकाल के रूप में। जिस पर शल्क बाह्य कंकाल को बनाते हैं। बाह्य कंकाल को बनाते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मगरमच्छ होता है, घड़ियाल, स्नेक्स होते हैं, या फिर अपने घरों में जो बहुत सारी छिपकली लिजार्ड्स होती हैं, या फिर टॉर्टोइसेस होते हैं, कछुआ वगैरह, ये सब किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं पक्षी। इनकी जो त्वचा होती है, इनमें त्वचा कोमल, सॉफ्ट व ढीली होती है। लूज। कैसी होती है? ढीली होती है। ठीक है।
और किसके लिए अनुकूलित होती है? उड़ने के लिए। जो उड़ने के लिए अनुकूलित होती है, उड़ने के लिए अनुकूलित होती है। ठीक है। और साथ में अगर आप चाहो तो कह सकते हो कि जो अग्रपाद होते हैं वो भी पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनसे वो उड़ते हैं। इसके बाद स्तनी आते हैं। इनमें जो त्वचा होती है, इनमें त्वचा ग्रंथिल एवं रोम युक्त होती है, एवं रोम युक्त, रोम पाए जाते हैं त्वचा पर, रोम युक्त होती है। ठीक है ना। कैसी होती है स्किन? ग्लैंडुलर होती है और हेयरी होती है। जैसे मानव का नाम दे सकते हो, गाय का नाम दे सकते हो, बैल का नाम दे सकते हो, हाथी का नाम दे सकते हो, बंदर का नाम दे सकते हो, घोड़े का नाम दे सकते हो। ठीक है ना। और साथ में हम लिख सकते हैं कि इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको आप पूरा देख लीजिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये जो बेस है ये हम निम्न बिंदुओं को आधार मान करके कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन कह रहे होते हैं। निम्न बिंदु का मतलब है ये 5 बिंदु, जिसमें पहला हम क्रेनियम या कपाल लेते हैं, दूसरा जबड़े एवं जोड़ीदार उपांग लेते हैं, तीसरा उपांगों के प्रकार लेते हैं, चौथा बाह्य भ्रूणी झिल्लियां लेते हैं, और पांचवा होता है त्वचा की संरचना, जिस आधार पर 4 भागों में टेट्रापोडा को बांटा जाता है, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, और यहाँ पर आप बर्ड्स कह सकते हो, या एविस और मैमेलिया। ठीक है ना। ओके।